नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो बहुमूल्य प्रतिभाशाली महिला से मुलाकात पर आधारित है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग एक जन्म में सिर्फ एक ही काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते। जन्म एक ही लेकिन काम कई, और वो सब काम को एक साथ साध भी लेते हैं। हमारी आज की जो देवांशी है वो भी कुछ ऐसी ही है। वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में माननीय सदस्य हैं और साथ ही में एक समाज सेविका है और लेखिका भी है, ना जाने और भी क्या क्या। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की देवांशी भारती कुठियाला जी से। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, इतने सारे आप काम एक साथ कर रही हैं, तो अगर आपको कोई डिफाइन करने को पूछे कि आप कैसे डिफाइन करती हैं अपने आप को, तो कैसे आप क्या बताती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ, माँ हूँ, और मेरा जो एक प्रतिभा की बात, तो ये सब कुदरत की बात है। कुछ चीज़ें साधनी पड़ती हैं, लेकिन अभिनय को मैं अपना पहला प्यार मानती हूँ। जी, क्योंकि अभिनय से आप इतने सालों से जुड़ी हैं, तो डेफिनेटली आप अभिनय को ही अपने डिफाइन आप अभिनय से ही अपने आप को करती हैं। अभिनय की बात करें तो दूरदर्शन हिमाचल में भी आपने काफ़ी, दूरदर्शन हिमाचल की बात करें तो आपने बहुत लंबा समय अपना दिया है और नाटकों में आपने अभिनय किया है। वो कितने ऐसे नाटक हैं जिसमें आप अभी तक अभिनय किया है? देखिए, एक दौर था, आज तो बहुत अच्छा महिलाओं को आगे आने दिया जाता है, लेकिन जब हमने 80 के दशक में जब हमने यहाँ पे रंगमंच किया तो बहुत ही कम महिलाएं थी जो रंगमंच कर रही थी, और उस दौरान हमने किया और काफ़ी देर तक मतलब हम 10-15 साल तक, इसमें 10 साल तक लगातार हम करते रहे और रेडियो से जुड़ गए। फिर रेडियो के साथ ऐसा नाता जुड़ा कि वो आज तक जारी है। शिमला दूरदर्शन जब आरंभ हुआ था तो मुझे याद है कि हमने यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो लाइव जाना था, तो उसमें एज अ दीदी के रोल में मैं थी, और यहाँ से और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। स्वस्थ भारत मिशन के तहत भी मैंने यहाँ पे काम किया है। जी, काफ़ी लंबे समय से आप दूरदर्शन से जुड़ी रही, और यदि आपकी बात करें इंस्पिरेशन की, बहुत आपने नाटकों में काम किया, तो कहाँ से वो इंस्पिरेशन आपको मिलती है, कहाँ से वो मोटिवेशन आपको मिलता है? देखिए, मैं ये समझ सकती हूँ कि बचपन में जब मैं जिस पृष्ठभूमि से, साहित्यिक पृष्ठभूमि थी, हमारा यहाँ प्रिंटिंग प्रेस था, तो पत्रिकाएं काफ़ी आती थी, पढ़ने लिखने का शौक़ था घर में ही, तो मुझे लगता है वही बचपन में एक कलाकार के नाते सबसे पहले मुझे याद है कि हमें आकाशवाणी शिमला में बच्चों के प्रोग्राम में भेजा जाता था जब हम 4th-5th में थे। तो एक छोटी सी कविता भी जहन में आ गई। मुझे याद है कि बच्चों में बरसात का मौसम, जैसे ही बादल ने डांटा और बिजली ने मारा चांटा, अंबर को आ गई रुलाई, इसी बहाने वर्षा आई। वाह, बहुत सुंदर। ऐसे ही बस वो चलता रहा, जारी रहा। एक सफ़र था कि आकाशवाणी में हमने हर साल बच्चों के प्रोग्राम में, चाहे हमारी बारी आए ना आए, हम जाते ही जाते थे। उसके बाद हमने नाटक में, युववाणी में भी मैंने कंपेयरिंग की काफ़ी साल। जी, हाँ जी। अगर आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है और किस किस सब्जेक्ट में आप पढ़ी है? क्योंकि इतने सारे आपने काम किए हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्ट्रीम्स है वो भी डिफरेंट रही होगी। देखिए, मैं पोर्टमोर स्कूल से पढ़ी हूँ। सरकारी स्कूल की बात की जाती है तो मैं आपको क्लियर बताऊँ कि मैं पोर्टमोर से पढ़ी हूँ। वहाँ भी हम डिबेट डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद RKMV से पढ़ी हूँ मैं, और HP यूनिवर्सिटी से मैंने योगा में डिप्लोमा, और साथ ही मैंने लॉ किया है। जी, 87 में पास आउट हूँ मैं लॉ। बिल्कुल। और इतनी सारी स्ट्रीम्स को चेंज करना और इतने सारे विषय पे काम करना, तो ये कहाँ से जज्बा आता है मैम? क्यों, मतलब एक महिला होके आप इतने सारे काम करती हैं। वैसे तो महिलाएं हमेशा किसी भी क्षेत्र में अब कम नहीं है। देखिए, मुझे याद है कि मेरे फादर, जो मेरे पिताजी थे, नो डाउट आज जो भी हूँ उनके प्रोत्साहन से हूँ। वो हर जगह हमें कहीं ये कि आप लड़की हैं तो इसलिए आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा।
एक बार मुझे अभी आपसे बात करते करते एक सीन याद आ गया। आकाशवाणी में मेरी रिकॉर्डिंग थी, बर्फ पूरी पड़ी हुई थी और सुबह से लेकर शाम होगी, उस समय मोबाइल नहीं होते थे। और अब उस समय मैं 11th में थी। फादर को 6 बजे के बाद चिंता हुई, बाई चांस कई बार रिकॉर्डिंग में टाइम जाने का होता है, आने का पता नहीं होता, और वो डिले हो गया। फ़ोन उन्होंने डायरेक्टर को किया या बाहर जैसे ड्यूटी रूम में किया, तो कहते अभी लगेगा समय, उनसे रहा नहीं गया, वो बर्फ़ में आ गए और उनके पैर में कील लग गई। वो मतलब एक फादर को फिर भी होता है। तो हर परिस्थिति में आपको अगर काम करना है तो एक वो तो विषमता, आप मौसम, सारी चीज़ें एक दरकिनार करके करते ही हैं। बिल्कुल। और आपने कहा कि इतनी ज़्यादा आप पंक्चुअल हैं अपने काम को लेकर। अगर आपने बहुत सारे अभिनय किए हैं, लेखिका आप हैं, तो अभिनय से लेखिका का क्या सफ़र है? कैसे आपने वो लेखिका तक आप पहुँचे? पहले आप अभिनय में थी जी। NSD में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैंने दिया था। तो वहाँ कहते आप लॉ कर रहे हैं कि GIC में परस्यू, जो भी कारण रहे, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था। अपनी जॉब में लॉ के बेस पे मैं आ गई। यहाँ पे नगर पंचायत ढली में मैं लगी थी, प्रथम महिला। और उसके बाद जो भी ड्यूटी हुई कॉरपोरेशन में, मैंने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए काम किया, अर्बन पॉवर्टी पे। वहाँ पे हमारा काम, जैसे आज की डेट में मोदी जी सभी को बोलते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्किल के साथ जुड़ें, हुनर के साथ जुड़ें। तो स्किल डेवलपमेंट में हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जॉब सरकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको हाथ का काम आता होगा, आपके पास कोई हुनर होगा, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिंदगी में कामयाब ना हो। तो हमने यहाँ पे बड़े डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी। जैसे टूरिस्ट गाइड का एक ट्रेनिंग जो था हमारा, उसमें मीनाक्षी चौधरी जी जो यहाँ हैं, वो हमारे कोर्स डिज़ाइनर थी, और हमने उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाई, फील्ड विजिट करवाई। जो हमारी ट्रेनिंग थे वो 10 से 5 ऑफिस में या कहीं कमरे में बैठ के ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने फील्ड विजिट भी किया, उन्होंने जो टूरिस्ट के आते हैं उनसे कैसे बात करनी वो भी किया। उसके बाद उनको हमने उसके साथ IT के साथ भी जोड़ा कि आप वेबसाइट बना के अपना कैसे कर सकते हो, वो IT की ट्रेनिंग भी दी। और डॉक्यूमेंट्री बनी उसके ऊपर। वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी उस पे भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्री थी वो प्राइज मिला उसको। अभी जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री वॉलंटियर किया था, वो इस समय इस फील्ड में बहुत नाम है उनका। और इसी तरह से एक फूड फेस्टिवल, अब हिमाचली कुजीन की बात होती है, लेकिन देखिए हमें बड़े दुख की बात है कि आपके कुल्लू में मिल जाएगा जी, सिड्डू भी मिल जाएगा आपको, जो भी है हिमाचली कांगड़ा धाम भी मिल जाएगा, मंडी में आपको वहाँ भटूरे मिल जाते हैं। शिमला में जब आप आते हैं तो आप अगर यहाँ हैं तो आपको 1-2 जगह ही आशियाना में या कहीं 1-2 जगह अभी खुले हैं। पर हमारा था कि क्यों ना कोई बबरू खाए जी। मेरा तो ये था कि बबरू क्यों ना खाए। आपका अगर मोमो अगर चाइना से आके यहाँ पे सारी जगह बिक सकते हैं, तो हमारा बबरू क्यों नहीं बन सकता। हमारी कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको हम बड़ियाँ हैं, हमारी सेपू बड़ी कितनी मशहूर है, इस तरह का मंदरा है आपकी पलदा है, माड़ी है हमारा कांगड़ी धाम में, ये क्यों नहीं पॉपुलर तो तभी हो जब बिके। तो उसके लिए हमने फूड फेस्टिवल करवाया था। काफ़ी लोगों के आपने हुनर को समझा और बाहर निकाला वो हुनर, और कहते हैं कि हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर होता है, बस पहचान की बात है। हुनर के साथ आप उसको जीवन यापन में ला सकते हैं, उससे आप आर्थिक रूप से बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। तो अब मुझे ये लगता है आज के समय में अगर दूरदर्शन में मैं आई हूँ, तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण के बाद बहुत सारे लोग बच्चे ये होता है कि प्रशिक्षण तो ले लेते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं ढालते हैं। तो वो जरूरी है कि वो जो प्रशिक्षण ले उसके अकॉर्डिंगली काम भी करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रशिक्षण लोन मिलता है जी, अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आपका बैंक लोन देता है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं सरकार या बैंक्स आपको हेल्प कर रहे हैं, बस बात है कि आप अपने हुनर को कैसे निखारते हैं। अगर हम बात करें आपके पुरस्कार की, तो काफ़ी बार आपको हिमाचल से बहुत बार आपका नेतृत्व रहा है, आपने बहुत बार
अब हिमाचल से काम किया है और आपको बहुत बार पुरस्कार भी दिए गए हैं। और अगर एक बड़े पुरस्कार की बात करें तो जनगणना 2011 में आपको उत्कृष्ट कामों के लिए पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो क्या वो समा था और कैसी फीलिंग थी उसके बाद? देखिए, जनगणना एक बड़ा जिम्मेवारी वाला काम होता है और मैं ये कह सकती हूँ कि कांगड़ा के बाद जो शिमला था अर्बन एरिया, वो टाइम बाउंड भी होता है। तो उसमें आपको हमारे साथ 300 जो प्रगणक थे जो घर घर जाके काम कर रहे थे, और इसमें हमारे जो सुपरवाइज़र है वो भी 55 सुपरवाइज़र थे। तो उनके साथ काम लेना, टाइम पे कहीं दिक्कत आ रही, वो सारा मॉनिटरिंग करा। तो उसमें हमारे को प्राइज़ दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। ये बहुत गर्व की बात है। और उसके बाद अभी हाल ही में जैसे अभी मैंने हिमाचली महिला कथाकारों का एक संग्रह निकाला था, कहानी संग्रह वागीशा, उसको जयपुर में सम्मानित किया गया। देखिए, बहुत सारी महिला कथाकार जो हैं, बहुत समय से, लंबे समय से स्थापित महिला कथाकार, जैसे रेखा वशिष्ठ जी हैं, रेखा डडवाल जी हैं, उषा बांदे मैम हैं, ये अभी देव कन्या है, ये काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। दीप्ति सारस्वत है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो चीज़ लोग नहीं पहचानते कि कौन है। हालांकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी जो वागार्थ है, हंस है, उसमें उनकी कहानियाँ छपी हैं। तो मेरा पर्पस यही था कि उन महिला कथाकार जो स्थापित है उनके लिए एक संग्रह मैंने उसका संपादन किया। और नए पुराने कुछ ये तो स्थापित थे, पर कुछ एक नए जो थे उन्हें भी मैं इसमें मैंने वागीशा में शामिल किया, जिसे जयपुर की एक संस्था है उन्होंने सम्मानित किया। और मैंने पूर्वोत्तर हिंदी सम्मेलन में जो है वहाँ भी मैं गई थी, वहाँ भी मुझे सम्मानित किया गया। जी, और बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए कि आप हिमाचल की एक बेटी है जो हिमाचल का नाम रोशन कर रही है। अगर बात करें हिमसेने सोसाइटी की तो काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो हम जानते हैं कि ये आखिर है क्या हिमसेने सोसाइटी? देखिए, मैं हिमसेने सोसाइटी एक सोच उसकी उपाध्यक्ष हूँ और हम पिछले 4-5 साल से इसमें काम कर रहे हैं। हिमसेने सोसाइटी एक सोच एक बड़े उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है और मेरे साथ पूरी टीम है, और जिसमें मैं केवल तो एक सदस्य हूँ कह लें, एक लीड रोल में हूँ। उसका उद्देश्य है कि जो क्रिएटिव लाइन में काम कर रहे हैं बच्चे, उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रदान करना। जो ये हिमसेने सोसाइटी एक सोच है, वो भारतीय चित्र साधना जो राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, उसका हिमाचल चैप्टर है। अब आप पूछें कि भारतीय चित्र साधना क्या है, तो मैं इसी सवाल पे आने वाली थी। जी। तो जैसा अभी सिनेमा जो इस समय चल रहा है, कई बार बहुत ही दुख होता है, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार सेंट्रल बोर्ड की भी सर्टिफिकेशन की मेंबर हूँ। उस नाते से हम देखते हैं कि किस तरह की फिल्में आनी चाहिए, कुछ इस तरह का ना जाए जो कि सामाजिक के लिए उत्तेजना क्रिएट करता हो, वायलेंस ना हो, हिंसा ना हो, और धर्मनिरपेक्षता को लेकर हो, किसी चीज़ को लेकर हमारे भारत को एकजुट बनाए रखने में सहायक हो, और सबसे बड़ी बात भारतीयता दिखे। बड़े दुख की बात है, हमारे आज सिनेमा में भारतीयता नजर नहीं आ रही है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय चित्र साधना काम कर रहे हैं। 4 फेस्टिवल हो गए हैं उनके। पहला था उनका इंदौर में, 16 में उसका गठन हुआ था, और दूसरा था 2018 में देव में, उसके बाद अहमदाबाद में 20 में, 22 में भोपाल में था। अब फरवरी मैं दर्शकों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नोट कराना चाहूँगी, 23, 24, 25 फरवरी पंचकुला में होने जा रहा है। इसमें 10 टॉपिक दिए गए हैं और आप इस फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। 10 विषय दिए गए हैं। पर्यावरण विषय है, भारतीयता है, आपका एनवायरनमेंट है, इस तरह के हैं। तो आप अगर अधिक जानकारी के लिए आपका हमारा पंचकुला का कार्यालय, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हिमसेने सोसाइटी एक सोच, मेरे नंबर पे भी आप
इसकी जानकारी ले सकते हैं। और हम पोस्टर रिलीज कर चुके हैं और इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल की एंट्रीज जाएं। पिछली बार 20 एंट्रीज गई थी, लेकिन उसमें से 9 सेलेक्ट हुई। देखिए, शॉर्ट फिल्म में हमारे जो मीडिया है, हिमाचल में जो मीडिया का, पत्रकारिता का जो अभी है, उसमें सिनेमा नहीं पढ़ाया जा रहा, जबकि सिनेमा की तरफ बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। हाँ, तो हमने एक फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप भी करवाई थी, जिसमें सुदीप्तो सेन जो केरल फाइल्स के डायरेक्टर हैं, वो आए थे। उन्होंने इसका एज अ मास्टर क्लास ली थी उन्होंने। तो एक वो भी प्रयास था। हमने शॉर्ट फिल्म का भी करवाया है, जिसमें 40 फिल्में हमारे पास आई थी। और ये 2021 में मार्च में, जब तक ये कोरोना लास्ट हमारा फंक्शन था, शायद उसमें जो सम्मानित जो बच्चे थे यहाँ हिमाचल से, उनको हमने एक तरह से सम्मानित किया, जिनकी अच्छी फिल्में थी, बहुत अच्छी फिल्में आई थी हमारे पास। दर्शकों, यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं कला को लेकर और आप भी अभिनय में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। और दर्शकों, बहुत बार कहा जाता है कि कलाकार जो है वो अपनी कला बखूबी जानता है और अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध भी करता है। और हमारे साथ जो कलाकार है वो भी अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध करती आई है और अभी करती रहेगी आगे। अगर आपके अभिनय की बात करिए, आपने फिल्मों की अभी बात की कि पहले की जो फिल्में थी और अभी की फिल्मों में कितना आप डिफरेंस पाती हैं? पहले जो फिल्में आती थी और अभी फिल्में हैं, तो क्या आप चेंजेस देख रही हैं उसमें? चेंजेस मैंने पहले ही बता दिया। आप उपकार फिल्म देखें, उठाएं कभी, आप पुरानी मदर इंडिया, लगता था कि आपका एक क्या वहाँ ग्राउंड रियलिटी, हमारी भारत की किसान, उसकी क्या विषम परिस्थितियों में वो काम कर रहा है, वो किस तरह से है, वो चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन आज नगर सभ्यता तो मैं मान सकती हूँ कि उसकी चीज़ों को लेकर बनाई जा रही हैं, लेकिन कहीं जैसे हिंसा परोसी जा रही है। मैं यहाँ कहना नहीं चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कई बार हम परिवार के एक हम सोचते हैं कि हम बेडरूम में बैठ के फिल्म देखें, तो पूरा परिवार फिल्म नहीं देख सकता है। उस चीज़ की गिरावट तो आई है। वो चीज़ें हम ही अगर हमें लगता है, आप युवा हैं, आप इस बात से सहमत है, तभी आप कह रही हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह के सिनेमा को प्रोत्साहन ना करें। क्योंकि ये भी बोला जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, पर हम नहीं देखेंगे, हम ही प्रण लेंगे। और जब काउंटर में आपको अच्छी चीज दिखाई जाएगी तो वो देखेंगे, अभी दिखाई नहीं जाएगी तो कैसे देखेंगे? कहीं हमारा सिनेमा बहुत ही ज्यादा इसको लेकर भी कि पैसा कमाना है, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा। कहीं जैसे ये उद्देश्य भी होना कि हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी जीवन मूल्य को भी बनाए रखें। फॉलो करते हैं, हाँ, मीडिया में दिखाया जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप एक लेखिका भी हैं और आपसे कविता ना सुने तो बात ना बने, तो आप एक कोई कविता जो आपकी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा हो। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी जी, क्योंकि लेखक अगर अपनी कविता ना सुनाए, और आपने तो काफी सारी कविताएं लिखी है जी, कोई आपकी पसंदीदा? नदी जी और तट, इसको लेकर एक उपमा है। नदी हर तट पर, नदी हर तट पर हर छोर को छूते ठहरना चाहती है। तट नदी को आगे और आगे धकेल देता है। नदी जीवन धारा को समेटे आगे बढ़ जाती है। तट ठगा सा उसे जाते देखता रहता है, उसे उसका रुकना भी नहीं भाता और चलना भी अखरता है। क्यों? नदी आगे और आगे बढ़ती जाती है। नदी के गर्भ से निकले समय के हर मोड़ के पत्थर नए आकार लेते जब तब मुखातिब होते रहते हैं, और तट खड़ा कुंठित होता रहता है। नदी मीलों का सफर तय करती दिन ब दिन सुंदर होती जाती है। तट दिन ब दिन नदी को याद करता व्यथित एकाकी शिला
में बदल जाता है, बहुत निष्प्राण शिला में बदल जाता है। बहुत खूबसूरत। और आपने इतनी अच्छी नदी पर इतनी अच्छी कविता आपने लिखी है। कहाँ से आपको ये सोच आती है कविताओं के लिए और कहाँ से वो शब्द आते हैं, क्योंकि शब्द का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? मुझे लगता है कि कविता जो है वो आप लिखने के लिए आप चाहें कि ज़बरदस्ती, वो नहीं, कविता उतरती है, कविता लिखी नहीं जाती, कविता उतरती है सही मायने में। तुकबंदी करना बहुत आसान है। मुझे नहीं पता मैंने किस मूड में ये लिखी है, पर मुझे लगता है कि ये अच्छी कविता बन गई थी। तो कविता के लिए मेरा यही मानना है कि ये सब कुदरत की चीज़ है कभी, और ये ज़रूरी है कि जब आपके पास भाव आए, कविता आए, तो आप अपने पास पेंसिल ज़रूर रखें, क्योंकि वो उसके बाद अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करते हैं तो कई बार दोबारा अगर आप उस ख्याल को नोट करना चाहें तो वो चीज़ बनती नहीं है। बिल्कुल, वो पन्ने पे फिर उतर नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो शब्द नहीं मिलेंगे जी जो एक बार में मिलता, कई बार मिल जाते हैं। जी दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारती कुठियाला जी समाज सेविका तो है ही, साथ ही में एक बहुत बड़ी दानी भी है। ये इन्होंने, जैसे कहते हैं कि रक्तदान महादान, और अभी तक ये 60 बार रक्तदान कर चुकी हैं। तो इसके पीछे का क्या मोटिवेशन है? कैसे आपको लगता है कि मुझे रक्तदान, जैसे कहते हैं कि महादान होता है, और आपने 60 बार अभी तक रक्तदान किया है? देखिए, महिलाएं डरती हैं। पहला तो यही था कि डर निकालना है। एक समय था आपकी तरह, मैं कॉलेज में जब थी तो मैं ब्लड देने के लिए गई, तो उन्होंने कहा ना तो आपकी हाइट है ना आपका वेट है, आप वापस जाएं। तो मैं नहीं दे पाई। उसके बाद यूनिवर्सिटी में पहली बार दिया, सुनील उपाध्याय जी के उसमें था, और मुझे याद है फर्स्ट बार तब दिया था। फिर एक गैप के बाद, लंबे गैप के बाद शुरू किया, तो सिलसिला उमंग फाउंडेशन के साथ मैं जुड़ी थी। हम थैलेसीमिया के लिए भी काम कर रहे थे, पेशेंट्स के लिए। तो उनकी बहुत ही रक्त की ज़रूरत होती, वो बच्चे, उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उसी चीज़ को देखकर 3 महीने बाद जब पता चला, जब आप जुड़ते हैं किसी चीज़ से, कि अगर आप देते हो रक्तदान तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर रक्तदान कोई 3 महीने के अंतराल के बाद करता है तो उसकी अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सिर्फ एक डर होता है, फियर की है क्या होगा, तो खा के जाइए, ब्रेकफास्ट करके जाइए, नहीं किया है तो वहाँ जाके जहाँ भी रक्तदान आप करना चाहते हैं। हाँ, कुछ एक बीमारी हो उसमें आपको बताना पड़ता है, या आप बीमार कभी रहे हों, कितना गैप है, वो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। वो आप पहले डॉक्टर चेक करते हैं आपका कि आप नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें हैं, वो आपसे पूछेंगे, आप बड़े आराम से रक्तदान दे सकते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने जब किया तो मैं मीनोपोज के बाद, पोस्ट मीनोपोज के बाद एक गैप हो रहा था महीने 2, तो मुझे 1-2 साल का, तो मुझे लगा मैं दे सकती हूँ। तो 60 तक मैंने पूछा कि दे सकते हैं आप, 60-65 तक आराम से दे सकते हैं। तो मैंने दिया और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। जी बिल्कुल, और एक बहुत ही अच्छी बात है, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपसे मोटिवेट हो सकते हैं इस बात के लिए कि आपने 60 बार अभी तक रक्तदान दिया है, एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, आपको एक बड़ा सवाल ये भी है, और बहुत सारी महिलाएं जो हमारी अभी देख रही हैं, डेफिनेटली उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप एक वुमेन, मैरिड वुमेन है, और साथ ही में क्या होता है कि जब एक शादी हो जाती है किसी लड़की की, किसी वुमेन की, तो उसके बाद हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती हैं, और अपने लिए इतना टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे अपने लिए टाइम निकालती थी आफ्टर मैरिज, और आपने जो सोचा, आपका जो लक्ष्य था, वहाँ तक आप पहुँची, ये कैसे हो पाए? देखिए, शादी के बाद मैंने जलंधर दूरदर्शन का ऑडिशन दिया, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया था नाटक का। उसके बाद मेरी जॉब लगी तो मैं हिमाचल आ गई, और नो डाउट उस समय जब आपकी बच्चे प्राथमिकता है, नौकरी है, तो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब भी आकाशवाणी से मुझे बुलावा आया, मैंने कभी मना नहीं किया। और इसके बाद लेखन में ज़रूर थोड़ा सा गैप हो गया था, पढ़ने मैंने कभी नहीं छोड़ा, पत्रिकाओं के साथ जुड़ी रही और पढ़ना नहीं कभी भी छोड़ा। तो एक गैप के बाद लगा कि नहीं, अब लिखना है, और वो 20 साल के अंतराल के बाद ही है। इवन नाटक भी मैंने 20 साल के अंतराल के बाद शुरू किया कि स्टेज पे भी जाना है। 2 बार मैं गई वो भी एक अलग अनुभव था, क्योंकि आपको लगता है कि अब आप स्टेज पे जाएंगे, फियर होता है, बहुत डर होता है एक लंबे समय के बाद, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपकी प्रतिबद्धता है और
आप निरंतरता के साथ कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। और फिर जब मैंने ठान लिया कि लिखना है, तो मेरी 2 काव्य संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक वागीशा आगी है, और एक अभी गेटी के प्रहरी करके किताब मेरी आने वाली है। जी, एक आपकी किताब काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रही, सुनो सूर्य, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सुनो सूर्य को अभी 4 जगह में इसका विमोचन हो चुका है। इसका वाराणसी में विमोचन हुआ। कांशी नगरी, भारतेंदु जी की नगरी में बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी वहाँ, और वहाँ उसके बाद अगरतला में इसकी विमोचन हुआ। इसके बाद जो यहाँ पे एक संस्था है कीकली करके, कीकली एक ऐसी संस्था है, वंदना भागड़ा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। बड़े तो बड़ों की किताब के ऊपर समीक्षा ही करते हैं, वो एक अलग बात है कि आपकी साहित्यिक गतिविधि पे आपका किसी विपाशा में छपा, गिरिराज में छपा, लेकिन बच्चों की किताब के ऊपर समीक्षा होना एक अलग अनुभव था। तो मेरे साथ जो सुनो सूर्य है, कीकली में मेरी किताब को चयन किया गया था। कुछ एक उन्होंने बच्चों ने हमारी किताबों पे, हिमाचल के जो लेखक थे उनकी किताबों पे काम किया, और विमोचन के बाद उन्होंने समीक्षा पढ़ी, तो एक अलग अनुभव था। ये मार्च में, 18 मार्च में हुआ था। जी, बहुत बार कहा जाता है कि जो एक पुरुष है उसकी सफलता के पीछे एक महिला का हाथ है, और आप एक महिला हैं, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मैं कह सकती हूँ कि परिवार का हाथ है, नो डाउट। परिवार की अगर आपको सपोर्ट ना हो तो आप नहीं कर सकते हैं। परिवार का, और एक सबसे पहली प्रतिबद्धता तो आपकी होनी चाहिए। हम महिलाएं क्या सोचती हैं, अब क्या करना, अब अपने शौक को हम इस उम्र के बाद क्या करना, छोड़ो परे, अब नहीं होगा। ये सब अगर आपका कोई भी किसी भी उम्र में आप स्टार्टअप कर सकते हैं दोबारा से, गैप के बाद, कितना लंबा गैप हो, अगर आप ठान लें कि आपने करना है तो आप समय भी निकाल लेंगे। बिल्कुल, 10 कामों के बीच में भी आप काम निकाल लेंगे। बिल्कुल। और आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत सारी जो महिलाएं हैं आपने उनको आज बहुत मोटिवेट किया, अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए देवांशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।